आज लेक्चर नंबर क्या हमारा 28। अच्छा, कल जो है मैंने वो पास्टुलेट 4 जो था उसको कंप्लीट किया था, ठीक है। आज हमने पढ़ना है क्वांटम मैकेनिक्स अ ग्लोबल व्यू। क्वांटम मैकेनिक्स अ ग्लोबल व्यू। अभी तक हमने जो है वो तमाम जो फंडामेंटल्स थे क्वांटम मैकेनिक्स के, उनको जो 4 पास्टुलेट्स आपने पढ़े हैं उनके अंदर तमाम फंडामेंटल जो क्वांटम मैकेनिक्स के हैं उनको हमने एक्सप्लेन किया। यानी कि जो 4 पास्टुलेट्स क्वांटम मैकेनिक्स के हैं, दे एक्सप्लेन द फंडामेंटल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। द 4 postulates of quantum mechanics explain the fundamentals of quantum mechanics। और ये जो है ये जो फंडामेंटल्स हैं क्वांटम मैकेनिक्स की, ठीक है, उनको एक्सप्लेन करते हैं। अब जो बाकिया हमने चीज़ें डिस्कस करनी हैं वो रिजल्ट्स जो इन पास्टुलेट से निकलते हैं उनको हमने डिस्कस करना, ठीक है। We will discuss the results which are derived or explained by these 4 पास्टुलेट्स, जो कि इन 4 पास्टुलेट्स की मदद से आपके पास आते हैं। ठीक है। अच्छा, अब पास्टुलेट 1 जो है उसके अंदर जो अरीना हम देखते हैं क्वांटम मैकेनिक्स का, वो ये स्पेसिफाई करता है कि स्टेट जो है एक आइसोलेटेड सिस्टम की, उसको हम किस तरह डिस्क्राइब करते हैं। यानी कि जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसकी स्टेट को हम कैसे राइट डाउन करते हैं। तो पास्टुलेट 1 जो है वो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। हमने यही पढ़ा पास्टुलेट 1 के अंदर, ठीक है। पास्टुलेट 1 डिस्क्राइब, तो पास्टुलेट 1 जो है वो ये डिस्क्राइब करता है कि हाउ वी राइट ए स्टेट ऑफ ए सिस्टम इन क्वांटम मैकेनिक्स, कि हम स्टेट ऑफ सिस्टम जो है उसको क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर किस तरह लिखते हैं। साथ आगे लिख लें ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम।
किसी आइसोलेटेड सिस्टम की। ये पहला पास्टुलेट जो है ये आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। उसके बाद पास्टुलेट 2 जो है वो हमें ये बताता है कि डायनामिक्स जो होती हैं क्लोज सिस्टम की, उनको हम डिस्क्राइब करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन से, और फिर यूनिटरी एवोल्यूशन जो है उसको डिस्कस किया जाता है। पास्टुलेट 2 के अंदर हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं, ठीक है। तो पास्टुलेट 2 टेल्स अस, अब पास्टुलेट 2 जो है वो हमें क्या बता रहा है कि दैट द डायनामिक्स, के जो आपके पास डायनामिक्स हैं क्लोज सिस्टम्स की, ऑफ द क्लोज्ड सिस्टम्स, ठीक है, जो क्लोज सिस्टम की डायनामिक्स हैं आर डिस्क्राइब्ड बाय श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और डिस्क्राइब्ड बाय श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उनको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिस्क्राइब किया जाता है, और यूनिटरी एवोल्यूशन से भी, एंड दस आल्सो बाय यूनिटरी एवोल्यूशन। और इसके लिए जो है वो हम यूनिटरी एवोल्यूशन जो है उसको भी लेते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जो है हमने पास्टुलेट 2 के अंदर जो है इनको डिस्कस किया था। अच्छा, उसके बाद आ जाएं आप पास्टुलेट 3 के ऊपर। तो पास्टुलेट 3 जो है वो हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देता है फ्रॉम क्वांटम सिस्टम बाय गिविंग ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ मेजरमेंट। तीसरे पास्टुलेट के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था? मेजरमेंट्स, कि हम एक जर्नल मेजरमेंट्स थी, उनके अंदर प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स थी और पोस्ट वैल्यू मेजरमेंट्स थी। तो वो यानी कि तीसरा पास्टुलेट आपको बताता है कि हम किस तरह क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर मेजरमेंट्स जो हैं उनको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो पास्टुलेट 3, तो जो पास्टुलेट 3 है हमारे पास, टेल्स अस हाउ exact information from our system, कि किस तरह जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है उसको हमारे सिस्टम से बाय गिविंग a prescription for the description of measurement। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब तो डॉक्टर लिख के देता है ना, प्रिस्क्रिप्शन नुस्खा लिख के देता है भाई कि ये मसला है तो इसके लिए ये नुस्खा है, इसको यूज़ करें आप ठीक हो जाएंगे। अब क्वांटम मैकेनिक्स में तीसरा पास्टुलेट क्या है, वो भी एक प्रिस्क्रिप्शन है, एक नुस्खा है कि जिसके ज़रिए आपने क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर मेजरमेंट्स जो हैं वो करनी है। वही मेजरमेंट्स जो हैं वो क्वांटम इंफॉर्मेशन और क्वांटम कंप्यूटर के अंदर भी होती हैं, ठीक है जी। तो तीसरा पास्टुलेट जो है ये हमें बताता है। उसके बाद आ जाएं आप पास्टुलेट 4 के ऊपर। पास्टुलेट 4 हमें ये बताता है कि किस तरह जो स्टेट स्पेसेस होती हैं डिफरेंट क्वांटम सिस्टम्स की, हम उनको कंबाइन कर सकते हैं और फिर हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं किसकी? कंपोजिट सिस्टम की। कल वाले में हमने पिछले लास्ट 2 लेक्चर्स में कंपोजिट सिस्टम ही हमने पढ़े हैं। तो वो किस में आ रहे थे कंपोजिट सिस्टम्स?
कंपोजिट सिस्टम जो है वो पास्टुलेट 4 के अंदर आ रहे थे। ठीक है, तो पास्टुलेट 4 हमें ये बताता है कि हम किस तरह स्टेट स्पेसेस की मदद से कंपोजिट सिस्टम जो है उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, और उन कंपोजिट सिस्टम्स की स्टेट्स जो है उनको मैंने कल पूरा तरीका बताया था कि किस तरह उनकी स्टेट्स लिखते हैं और उसके बाद उनकी मेजरमेंट किस तरह की जाती है। ये सारी बातें आपको बताई थी। तो पास्टुलेट 4, जो पास्टुलेट 4 है, टेल्स अस, ये हमें ये बताता है हाउ द स्टेट स्पेसेस ऑफ डिफरेंट क्वांटम सिस्टम्स, के जो स्टेट स्पेसेस हैं डिफरेंट क्वांटम सिस्टम्स की मे बी कंबाइंड, कि आप उनको कंबाइन कर सकते हैं टू गिव द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, किसकी डिस्क्रिप्शन? कंपोजिट सिस्टम की, ऑफ द कंपोजिट सिस्टम। ठीक है, तो ये आपको बताता है कि आप किस तरह कंपोजिट सिस्टम जो है उसकी डिस्क्रिप्शन जो होती है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब वो कौन सी चीज़ें हैं, ये तो मैंने वो पिछला ब्रीफली आपको बताया है कि जो 4 पास्टुलेट्स हैं वो क्या आपको बताते हैं, जो हमने अभी 4 पास्टुलेट्स बड़ी डिटेल के साथ उनको डिस्कस किया। अब वो कौन सी चीज़ है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए ऑड है, ठीक है, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो क्लासिकल लाइट्स हैं वी कांट डायरेक्टली ऑब्जर्व द स्टेट वेक्टर। मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स है ना, उसके अंदर आप स्टेट वेक्टर को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। स्टेट वेक्टर की हम जब भी बात करते हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ही हम उसकी बात करते हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि आप जो हैं कभी भी फाइंड नहीं कर सकते एग्जैक्टली वेयर ईच पीस इज़। यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर मैं ये पहले भी आपको ये बात बता चुका हूँ कि क्लासिकल के अंदर तो स्टेट जो होती है, अगर आपने मोमेंटम या पोजीशन की स्टेट फाइंड करनी है तो आप बड़ी आसानी से मोमेंटम या पोजीशन की साइमल्टेनियसली स्टेट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ये प्रॉब्लम होता है कि आप इन चीज़ों को साइमल्टेनियस नहीं कर सकते। और वैसे भी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जब भी कोई मेजरमेंट की जाती है तो उस मेजरमेंट के अंदर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होती है। ये हम बार बार ये चीज़ जो है ये हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी होती है। तो आप मिसाल के तौर पर अगर मैं यूँ कहूँ कि मैं एक पार्टिकल, ये एक मार्कर है, ये मार्कर इधर पड़ा हुआ है इस जगह पर, ठीक है, या आप ऐसे कह लें कि ये मार्कर यहाँ पर इस बुक के ऊपर है यूँ करके। तो क्लासिकली तो मैं इसका फ़ौरन मोमेंटम एनर्जी इसकी निकाल लूँगा, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में मैं ये काम नहीं कर सकता। वो क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो क्या कहेगी? वो कहेगी इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। मैं क्लियरली उसकी पोजीशन जो है इस मार्कर की बुक के ऊपर उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता है। मुझे प्रोबेबिलिटी का सहारा जो है वो लेना पड़ेगा। मैं प्रोबेबिलिस्टिकली बताऊंगा, हाँ जी इतने परसेंट, 5% चांस इधर था, 10% चांस इधर था, 15% चांस इधर था, या 20% चांस इधर था। जिधर प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड ज़्यादा होंगे वहाँ पर ज़्यादा चांसेस जो है होंगे। तो ये एक बड़ी वियर्ड का मतलब होता है अजीब, एक अजीब सी चीज़ है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है इसको ऑब्ज़र्व करना जो है, मतलब बंदा दिमाग के अंदर इसकी तस्वीर बनानी शुरू करे तो वो नहीं बनती। ये वियर्ड है बहुत ज़्यादा।
क्योंकि ये सारी प्रोबेबिलिस्टिक है, अनसर्टन है, इसमें कोई भी चीज़ जो है वो आप सर्टनटी से उसके बारे में नहीं कह सकते। अब जो क्लासिकल फिज़िक्स है वो हमें बताती है कि जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ऑब्जेक्ट्स की, जैसे एनर्जी, पोजीशन, वेलोसिटी, वो डायरेक्टली एक्सेसिबल होती हैं टू ऑब्जर्वेशन। क्लासिकल मैकेनिक्स में डायरेक्टली मतलब आप उनको डायरेक्टली जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं उन चीज़ों को, लेकिन इन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर इन चीज़ों को आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे पास जो क्लासिकल थ्योरी है या क्लासिकल फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स tells us the fundamental properties। तो ये आपको बताती है जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लाइक एनर्जी, पोजीशन, ठीक है, उसके बाद मोमेंटम, वेलोसिटी, और एंगुलर मोमेंटम। और जो एंगुलर मोमेंटम, तो ये क्या है, ये डायरेक्टली एक्सेसिबल हैं, ये ऑब्जर्वेबल हैं, आर डायरेक्टली, ये डायरेक्टली क्या है, एक्सेसिबल टू ऑब्जर्वेशन। यानी कि आप इनको डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन इसकी ले सकते हैं, इसमें हमें ये प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में दीज क्वांटिटीज नो लॉन्गर अपीयर फंडामेंटल नहीं रहती और रिप्लेस्ड हो जाती हैं बाय स्टेट वेक्टर, जिसको कि आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है जी, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर these quantities no longer appear as fundamental। तो ये फंडामेंटल नहीं रहती हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर और ये रिप्लेस हो जाती हैं बाय स्टेट वेक्टर, being replaced by a state vector। और ये किससे रिप्लेस हो जाती हैं? स्टेट वेक्टर से। ठीक है, स्टेट हम वो स्टेट स्पेसिस बेसिस स्टेट वेक्टर सारा स्टेट उसी के अंदर हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं और इसको आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड डायरेक्टली। ये एक मसला
है इसके अंदर क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक हिडन वर्ल्ड है जो कि क्वांटम मैकेनिक्स में मौजूद है, एक अंदर का कोई छुपा हुआ वर्ल्ड है जिसका हमें सही तरह से पता नहीं है, हम प्रोबेबिलिस्टिकली उसको स्टडी करते हैं। हैंस देयर इज ए हिडन वर्ल्ड इन द क्वांटम मैकेनिक्स। तो इसका मतलब है कि कोई हिडन वर्ड है जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर मौजूद है, जिसको कि आप एक्सेस कर सकते हैं इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं कर सकते, और इनपरफेक्टली। ठीक है, इनडायरेक्टली और इनपरफेक्टली वी कैन access this world indirectly and imperfectly। इनडायरेक्टली या इम्परफेक्टली आप इसको स्टडी कर सकते हैं। डायरेक्ट आपके पास इसके लिए ऑब्जर्वेशन जो हैं वो मौजूद नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब जो ऑब्जर्विंग आप करते हैं, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में, उसके अंदर ये ज़रूरत नहीं होती कि जो सिस्टम की स्टेट है वो चेंज हो, यानी कि सिस्टम की स्टेट वही रहती है और उसी के अंदर आप मेजरमेंट कर लेते हैं उसकी। ठीक है, क्लासिकल फिज़िक्स है उसके अंदर। तो moreover merely observing a classical system, जो क्लासिकल सिस्टम है, does not necessarily change the state of the system। तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिस्टम की स्टेट को चेंज करते हैं। अब आप अगर हम ये इमेजिन करें कि ये कितना मुश्किल है, जैसे टेनिस बॉल है, इसको हम खेलते हैं, अगर आप जो है ईच टाइम यू लुक्ड एट द बॉल इट्स पोजीशन चेंज्ड। अब टेनिस के अंदर वो खेल रहे होते हैं ना टेनिस बॉल के साथ, तो इवन के जब आप क्रिकेट भी खेल रहे हो टेनिस बॉल के साथ, तो कितना मुश्किल है उसकी पोजीशन हर पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करना। ऐसे ही है ना, अब गेंद आई, गिरी, ठप्पा लगा, उठ के, ये टेनिस में भी होता है कि हवा में गई, अब हवा में भी जब जा रही है तो हर पॉइंट पर उसकी पोजीशन। तो इट इज़ अ टफ जॉब कि आप किसी टेनिस बॉल को जो है वो उसको देखते रहें और जब उसकी पोजीशन चेंज हो रही हो और हम उसकी पोजीशन बार बार निकाल सकें। लेकिन जो पोस्टुलेट 3 है क्वांटम मैकेनिक्स का, उसके अंदर ऑब्जर्वेशन जो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हैं वो प्रोसीजर है जो कि टिपिकली चेंज करता है स्टेट ऑफ द सिस्टम को। यानी कि पोस्टुलेट 3 जिसमें आप मेजरमेंट्स करते हैं, एक्चुअली उसके अंदर स्टेट चेंज हो रही होती है, लेकिन फिर भी आप उसकी मदद से मेजरमेंट कर लेते हैं। समझ आ रही है बात मैं क्या कर रहा हूँ? टेनिस का बॉल है ना,
बॉल टेनिस का आपको कहता है भाई हर पॉइंट के ऊपर इसकी निकालो, बड़ा मुश्किल, निकल आएगी क्लासिकल मैकेनिक्स में, निकाल लेगी, वो जो फार्मूले हैं उनसे निकल आएगी, लेकिन दैट इज़ अ टफ जॉब, ये करना मुश्किल है। लेकिन यही काम अगर आप जाके क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर करें तो क्वांटम मैकेनिक्स का जो तीसरा पास्टुलेट पर है, जिसमें आपने प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स, जनरल मेजरमेंट्स पढ़ी हैं, उसके अंदर उन मेजरमेंट्स के ज़रिए ये काम हो सकता है कि स्टेट चेंज भी होती जाए और उसकी मेजरमेंट भी होती चली जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ड्यूरिंग द प्ले ऑफ टेनिस बॉल, आप जब टेनिस बॉल का प्ले देख रहे हैं या खेल रहे हैं, इफ ईच टाइम यू लुक्ड, आप देखें किसको, एट द बॉल, बॉल को, ठीक है, देखी जा रहे हैं बॉल को, इट्स पोजीशन चेंज्ड, तो इसकी पोजीशन जो है वो चेंज होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू थर्ड पास्टुलेट, बट अकॉर्डिंग टू पास्टुलेट 3, जो कि कौन सा पास्टुलेट है, पास्टुलेट ऑफ मेजरमेंट्स है, लेकिन जो पास्टुलेट 3 है, ऑब्जर्वेशन इन क्वांटम मैकेनिक्स, ऑब्जर्वेशन इन क्वांटम मैकेनिक्स, जो ऑब्जर्वेशन आप ले रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, इज एन इन्वेसिव, इन्वेसिव का मतलब होता है बड़ा प्रोमिनेंट, इन्वेसिव प्रोसीजर that typically changes the state of system। ये जो अभी दो ख़वातीन आई हैं वो आ जाए इधर ज़रा, ये अभी दो अंदर एंटर हुई हैं, आ जाओ। फ़िलहाल बाहर चलो, इसके लेक्चर के बाद मैं बुलाता हूँ, चलो। ठीक है जी, तो तीसरा पास्टुलेट लगा के हम मेजर कर सकते हैं। अब जो हमारे पास कंक्लूजन्स हैं उनसे हम ये ड्रा करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, यानी कि जो आपने 4 पास्टुलेट्स पढ़े, उनसे उन 4 पास्टुलेट की मदद से हमारे पास कुछ स्ट्रेंज फीचर्स आते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के। ठीक है, मतलब जो चीज़ें हमें, यानी कि जैसे इवेंट हो रहे हैं, हर चीज़ के अंदर इवेंट पॉसिबल है, हर इवेंट हो सकता है, जो आप सोच रहे हैं वो भी इवेंट है, जो कुछ कर रहे हैं वो हर चीज़ जो है वो होती जा रही है। तो ये बड़े स्ट्रेंज फीचर्स हैं इसके क्वांटम मैकेनिक्स के। तो अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स को रीफार्मुलेट करें मैथमेटिकली इन इक्वल वे, इस तरह के जैसे हम क्लासिकल फ़िज़िक्स को करते हैं। देखा ना, क्लासिकल फ़िज़िक्स जो होती है उसके अंदर, क्लासिकल फ़िज़िक्स में भी आप एक पूरा अलजबरा बनाते हैं, तो वैसा अलजबरा ही क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भी बनाया जाता है, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि ऑपरेटर्स, हम ऑब्जर्वेबल्स या डायनामिकल वेरिएबल्स जो होते हैं उनको ऑपरेटर्स की फॉर्म में ले जाते हैं। तो यहाँ पर अब जो है
अभी आगे मतलब क्लासिकल फिज़िक्स का स्ट्रक्चर और क्वांटम मैकेनिक्स का स्ट्रक्चर, अगर आपने इसको रिलेट करना है तो इसको रिलेट करने के लिए एक होती है क्वांटम इंफॉर्मेशन में बेल्स स्टेट, जिसका कि कल मैंने जिक्र किया था। इसको हम कहते हैं बेल्स इनइक्वालिटी। मैंने आपको बताया था कि जो इंटेंगल्ड स्टेट्स होती हैं या इंटेंगलमेंट होती हैं, उसके लिए मैक्स बॉर्न, बोहर, उनके ख्यालात श्रोडिंगर के कुछ और थे, आइंस्टाइन कुछ और कहता था। तो इन दोनों के दरमियान में जो ब्रिज कायम किया था वो किसने किया था? वो बेल ने किया था। और बेल ने फिर एक बेल इनइक्वालिटी जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया था, ताकि ये पज़ल जो है इसको सॉल्व किया जा सके। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, उनके जब हम कंक्लूजन ड्रा करते हैं तो वो स्ट्रेंज फीचर्स हैं, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स रिजल्ट्स हैव स्ट्रेंज फीचर्स। ठीक है, इसके स्ट्रेंज फीचर्स होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। तो ये हम पॉसिबल है कि हम क्वांटम मैकेनिक्स को रीफॉर्मुलेट कर सकें। इट इज़ पॉसिबल दैट वी कैन रीफॉर्मुलेट, क्या हम जो है वो रीफॉर्मुलेट कर सकें क्वांटम मैकेनिक्स को इन ए मैथमेटिकली इक्वलेंट वे, सेम मैथमेटिकली जो इक्वलेंट वे है, सो दैट इट हैड ए स्ट्रक्चर कि इसके पास इस तरह का स्ट्रक्चर हो, मोर लाइक क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, कि इस तरह हम इसको कर लें कि जैसे वो क्लासिकल फिजिक्स की तरह है। अब जो बेल्स इनइक्वालिटी है, हम चाहते हैं कि इसको क्लासिकल मैकेनिक्स की तरह पर कुछ कर लें। वैसे कर तो नहीं सकते, लेकिन ख्वाहिश ये है कि इसका अलजबरा उस तरह रीफॉर्मुलेट कर लें कि जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में एग्जैक्ट चीज़ों का पता लग जाता है, इसमें भी लग जाए। तो ये इसकी रीफॉर्मुलेशन के लिए जो बेसिकली की गई, जो इसकी एक अटैम्प्ट की गई, वो थी बेल्स इनइक्वालिटी। ठीक है, बेल्स इनइक्वालिटी। ये जो बेल्स इनइक्वालिटी थी इज़ ए सरप्राइजिंग रिजल्ट। ये जो बेल्स इनइक्वालिटी है, ये एक सरप्राइजिंग रिजल्ट है दैट शो एनी अटेम्प्ट जो कि ये शो करता है कि कोई अटेम्प्ट ली गई है to such a reformulation, to such a reformulation, इस तरह की रीफॉर्मुलेशन के लिए। लेकिन ये भी जो फार्मूलेशन थी ये सक्सेसफुल नहीं थी। ठीक है,
तकरीबन फेल ही ये भी हो गई थी। बट दिस फार्मूलेशन was also not successful। तो ये फार्मूलेशन जो है ये भी सक्सेसफुल नहीं रही, हालांकि एक अटैम्प्ट जो है वो की गई थी। अच्छा, अब जो प्रॉपर रिएक्शन है इस चीज़ का वो ये है कि ये हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हम डेवलप कर सकें टूल्स कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो इनोवेटिव हो जाए। यानी कि हम भी, इनोवेटिव का मतलब है कि हम उसी तरह क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में सोच सकें जिस तरह हम क्लासिकल मैकेनिक्स जो है उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, एक ट्राई की गई थी लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी थी दैट इज़ आल्सो नॉट सक्सेसफुल, ये भी सक्सेसफुल जो है वो नहीं हो सकती। लिहाजा जो हमारे पास हिडन नेचर है स्टेट वेक्टर की to do information processing tasks beyond what is possible in classical world। अब क्लासिकल वर्ल्ड के अंदर जो इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है वो उस तरह नहीं होती जिस तरह क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर होती है। ठीक है, तो बेल्स ने एक कोशिश की थी कि इंटेंगलमेंट का जो फॉर्म, बेसिकली इंटेंगलमेंट क्या है, इंफॉर्मेशन का फ्लो है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल। तो बेल ने एक कोशिश की थी, बेल हैज़ ट्राइड, उसने ये कोशिश की थी कि मैं इसको जो है वो इस तरह करके कन्वर्ट कर लूँ, इसमें क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स का आपस में एक लिंक पैदा कर दूँ, लेकिन वो लिंक पैदा नहीं हो सका था। ठीक है, तो जो हिडन नेचर है स्टेट वेक्टर की, ये आइंस्टाइन को इसी का नहीं था ना पता, वो हिडन का नहीं था उसे पता लग रहा। द हिडन नेचर ऑफ स्टेट वेक्टर। अब जो हिडन नेचर है आपके पास स्टेट वेक्टर की, इज यूज्ड to do information processing। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होता है। टास्क बियॉन्ड विच इज पॉसिबल in classical world। यानी कि बियॉन्ड क्लासिकल वर्ल्ड इट इज़ डूइंग द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होता है। तो जब तक हम जो है वो काउंटर इनोवेटिव बिहेवियर क्वांटम कंप्यूटेशन क्वांटम मैकेनिक्स का नहीं स्टडी करेंगे उस वक्त तक जो है वी कांट अंडरस्टैंड दी प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, उस वक्त तक हम जो प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्योंकि प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इट इज़ इंटायरली डिफरेंट फ्राम द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एज इट डन इन क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में बिट बाइट होती है, क्वांटम मैकेनिक्स में क्यूबिट होती है। ये भी इनका भी क्या काम है, इनका काम भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, यही काम है इनका। ठीक है, तो उस तरह नहीं कर सकते। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि अगर क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो डिफरेंट है, इतनी डिफरेंट है क्लासिकल मैकेनिक्स से, तो फिर हम एवरीडे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ क्लासिकल मैकेनिक्स जो है उसी को ही देख पाते हैं। यही बात है ना, क्योंकि माइक्रो वर्ल्ड के ऊपर क्वांटम मैकेनिक्स होती है। हमें जो ये वाला वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड के अंदर ये हिडन वर्ल्ड नहीं है, ये तो एक्सपोज वर्ल्ड है। इसके अंदर हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती जो कि
क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर चीज़ें जो हैं वो हो रही होती हैं। यानी कि आपकी एवरीडे लाइफ और क्वांटम मैकेनिक्स जो है उसमें डिफरेंस है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि वही जो बात मैंने पीछे की है बेल्स इनइक्वालिटी की, तो मैं ज़रा बेल इनइक्वालिटी की कुछ स्टेट्स जो हैं यहाँ पर राइट डाउन करता हूँ। अच्छा, इसमें यह है कि वाई वी डू नॉट बल्कि वाई डू वी सी नो एविडेंस, कि हमें कोई एविडेंस नहीं मिलती ऑफ ए हिडन स्टेट वेक्टर, किसी भी हिडन स्टेट वेक्टर की इन आवर डेली लाइफ। तो ये फिर टर्न करेगी, इट टर्न्स आउट टू बी। अब ये जो हिडन मसाइल थे इन्हीं को लिए बेल्स इनइक्वालिटी जो है उसको लगाया गया था। तो मैं इसमें कुछ स्टेट्स लिखता हूँ, जैसे 0 0 के लिए साई ये आएगी 0 0 प्लस 1 1 2 अंडर रूट, इसको कह दें ये इक्वेशन 1 है। उसके बाद मैं लिखता हूँ 0 1 स्टेट साई 0 0 प्लस माइनस 1 1 2 अंडर रूट, ठीक है। उसके बाद मैं अगली लिखता हूँ 1 0 साई, इसको इक्वेशन 2 कह दें। ये आ जाएगी 1 0 प्लस 0 1 अंडर रूट 2। उसके बाद लिखता हूँ अगली 1 1 साई 0 1 माइनस 1 0 2 अंडर रूट, ये 3 और ये 4। ठीक है, ये मैंने बेल्स इनइक्वालिटी। अब आप देखें कि ये एक क्यूबिट नहीं है, इसके अंदर कितनी है, ये कितनियों के लिए लिखा है हमने, 2 के लिए हमने इसको राइट डाउन किया। ये सारी देखो ना 0 0 है 1 1 है, तो ये 2 के लिए लिखी गई हैं। ये जो 4 स्टेट्स हमने लिखी हैं इनको हम कहते हैं बेल स्टेट। These above 4 states are known as Bell's states. तो इनको हम बेल स्टेट्स का नाम देते हैं REPR पेयर्स, आइंस्टाइन पोडेस्की रोजन। E for Einstein, P for Podolsky, R for Rosen. EPR pairs. ठीक है जी।
तो जो बहुत सारे इनिशियली साइंटिस्ट थे उन्होंने अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन एंटेंगलमेंट के बारे में दी। तो उन सारों की इंफॉर्मेशन को गैदर करके बेल ने ये 4 स्टेट्स इंट्रोड्यूस करवाई थी, ठीक है। और इसको आइंस्टाइन उन्होंने कहा था कि ये EPR है। और ये स्टेट्स जो हैं ये फिर उन्हीं साइंटिस्ट ने अप्रिशिएट की थी कि दीज आर नॉवल स्टेट्स, यानी कि एक नया काम है। नावल काम किसका? नॉवेल्टी, नया काम, कोई ऐसी चीज़ हो कि जो पहले नहीं है। तो उस ज़माने में जो फेमस साइंटिस्ट थे जो कि क्वांटम एंटेंगलमेंट के ऊपर काम कर रहे थे, उन्होंने जब ये स्टेट्स देखी तो उन्होंने कहा हाँ जी ये इसमें जान है, इसने ये जो स्टेट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं इंटेंगलमेंट के बारे में, ठीक है। ये स्टेट्स जो है किससे रिलेटेड है? इंटेंगलमेंट्स के ऊपर। दीज बेल स्टेट्स are appreciated as a novel work by different physicists, जो कि डिफरेंट फिजिसिस्ट ने इसको अप्रिशिएट किया। अब आप यहाँ पर ये नोटिस करें कि जो बेल स्टेट्स हैं ये फॉर्म करती हैं ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, और हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय एन अप्रोप्रिएट क्वांटम मेजरमेंट, यानी कि क्वांटम मेजरमेंट करके हम इनके दरमियान में डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। तो नोटिस दैट, आप ये नोटिस करें कि the Bell states form an orthonormal basis। आमतौर पे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर बेसिस जो होती हैं वो ऑर्थोनॉर्मल ही होती हैं एंड कैन देयरफॉर बी डिस्टिंग्विश्ड and can therefore be distinguished, और हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय एन क्वांटम मेजरमेंट। एक क्वांटम मेजरमेंट्स। अब अगर एलिस जो है वो सेंड करती है अपनी क्यूबिट को टू बॉब को, तो गिविंग बॉब पोजेशन ऑफ बोथ क्यूबिट्स, अब दोनों क्यूबिट्स बॉब को दे देती है। पोजेशन का मतलब होता है कब्जा कर लेना, ठीक है, उसके पास पोजेशन दोनों क्यूबिट। देन बाय डूइंग ए मेजरमेंट इन द बेल बेसिस, Bob can determine which of the 4 possible bit strings Alice sent। तो बेल स्टेट्स की मदद से उसको ये पता चलेगा कि एलिस ने कौन सी भेजी उसके पास, ठीक है। यानी कि ये जो ब्रिज उसने काम किया था क्लासिकल और क्वांटम के अंदर, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट स्टेट है। अभी भी वैसे क्वांटम एंटेंगलमेंट का तो कोई नहीं लोगों को पता है, एक्सपेरिमेंटली है, लेकिन वो फिज़िकल जस्टिफिकेशन नहीं है उसकी। लेकिन ये अगर कम से कम मैथमेटिकली बेल ने इस काबिल कर दिया था कि लोग इस चीज़ को समझने लग पड़े थे कि किस तरह एलिस और बॉब जो हैं उनके दरमियान में चीज़ें जो हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं इन टर्म्स ऑफ बेल स्टेट्स। तो अब अगर जो है आपके पास इफ एलिस सेंड्स हर क्यूबिट, if Alice sends her qubit, अगर एलिस जो है वो अपनी क्यूबिट को सेंड करती है टू बॉब,
बाब को। तो गिविंग बाब पोजेशन ऑफ बोथ क्यूबिट्स, गिविंग बाब द पोजेशन ऑफ बोथ क्यूबिट्स, दोनों क्यूबिट्स की मिल्कियत किसके पास आ गई, बाब के पास आ गई, एलिस ने बाब को दे दी। देन बाय डूइंग ए मेजरमेंट इन बेल बेसिस, देन बाय डूइंग ए मेजरमेंट इन बेल बेसिस, तो अब आप जब मेजरमेंट करेंगे कौन सी बेसिस के अंदर, बेल बेसिस, और बेल बेसिस कौन सी होती हैं, आर्थो नॉर्मल होती हैं। तो बाब कैन डिटरमिन तो बाब जो है फिर वो ये डिटरमिन कर सकता है विच ऑफ द फोर पॉसिबल बिट्स, विच ऑफ द फोर पॉसिबल बिट्स या बिट स्ट्रिंग्स एलिस सेंट, तो कौन से एलिस ने सेंड किए बाय मेजरमेंट किसके अंदर, बेल बेसिस के अंदर मेजरमेंट करने के बाद। तो अगर हम इस सारे को समराइज करें तो एलिस जो है वो इंटरेक्ट कर रही है विद ओनली ए सिंगल क्यूबिट, और वो एबल कर रही है ट्रांसमिट 2 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू बाब। एक क्यूबिट के अंदर 2 बिट्स होती हैं, तो एलिस बेसिकली जो है वो एक के साथ ही डील कर रही है और एक कोई वो प्रोवाइड कर रही है किसको, बाब को। तो एलिस जो है इंटरेक्टिंग, एलिस जो है वो इंटरेक्ट कर रही है विद ओनली ए सिंगल क्यूबिट, किसके साथ, सिंगल क्यूबिट के साथ डील कर रही है। इज एबल, और उसको एबल है कि ये ट्रांसमिट करती है, इज एबल टू ट्रांसमिट 2 बिट्स टू बाब, बाब को 2 बिट्स जो है वो ट्रांसफ़र करती है ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन की, यानी कि एलिस बाब को 1 क्यूबिट या 2 बिट्स दे रही है। तो इसका मतलब है कि जो 2 क्यूबिट्स हैं आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोटोकॉल, ठीक है, 2 क्यूबिट्स जो हैं इस प्रोटोकॉल में इन्वॉल्व हैं। एक एलिस के पास, एलिस ने बाब को दे दी, एलिस और बाब, एलिस जब बाब के पास चलेंगी, पहले एलिस के पास भी 1 क्यूबिट थी, बाब के पास भी थी, एलिस ने बाब को दे दी तो बाब के पास 4 हो गई, यानी कि 2 इस प्रोटोकॉल के अंदर क्यूबिट्स जो हैं वो क्या हैं, वो इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो वी कैन सी दैट ऑफ कोर्स 2 क्यूबिट्स, 2 क्यूबिट्स जो हैं